हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अनपढ़ इंस्टीट्यूट। और सबसे इम्पॉर्टेंट जिस पर्टिकुलर सेगमेंट को अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये इसका पार्ट 2 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का बेसिक हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आज बारी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को डिफाइन करने की। तो चलिए बिना देरी किए हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को डिफाइन करते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं उनको हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मैं सौरभ नामदेव और आप मुझे देख रहे हैं अनपढ़ इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो अब अगर मैं बात करूं एस्पिरेंट, तो यहाँ पर कुछ नेचुरल रिसोर्सेस आपको दिख रहे होंगे, जैसे मिनरल्स, जैसे सॉइल, जैसे कोल, नेचुरल गैस, है ना, और इस तरह से वाटर, इस तरह से एनिमल, इस तरह से प्लांट्स, ये सारी चीजें। और सन जो है बिगेस्ट एनर्जी सोर्स है। ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये बात बोली गई है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं हमारे पास में, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, तो मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं हमको करंट में नो डाउट इनको क्या करना है, यूज करना है। नेचर ने हमें दिए ही इसलिए हैं ताकि हम इनको यूज कर सकें, लेकिन इस तरह से हमें यूज करना है ताकि नेचुरल रिसोर्सेस जो हैं ये फ्यूचर की जो जनरेशन्स हैं वो भी इन्हें यूज कर सकें। मतलब हम तो यूज कर सकें नेचुरल रिसोर्सेस का, लेकिन हमारी आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं वो भी इन नेचुरल रिसोर्सेस को देख सकें, उन्हें यूज कर सकें, उन्हें अपने लाइफ में यूटिलाइज कर सकें। इतनी सी कहानी है एस्पिरेंट। ठीक है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ यही बात बोली गई है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसमें क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कि जो नीड है नेचुरल रिसोर्सेस को लेके वो आज हम फुलफिल कर लें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वर्ड है विदाउट कंप्रोमाइजिंग। या विदाउट कंप्रोमाइजिंग का मतलब है जितनी हमें नीड है आज उतनी नीड हम नेचुरल रिसोर्सेज से ले सकते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि बहुत कम यूज करना है, जितनी हमारी नीड है उतना हमको नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना है। लेकिन ध्यान ये रहे कि फ्यूचर की जनरेशन्स के लिए भी हमको नेचुरल रिसोर्सेस बचा कर उन्हें देने हैं। ये है एस्पिरेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, याद रहेगा। अच्छा, अब अगर कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये किस चीज पर फोकस करता है, तो ये क्वेश्चन है, उसका आंसर है एस्पिरेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो फोकस करता है ये प्रेजेंट नीड पर। और प्रेजेंट नीड मतलब आज अगर हमको इन नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत है तो निश्चित रूप में आप इन्हें आज यूज करिए और विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशंस। मतलब फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी हमको बचाने हैं, लेकिन हम आज भी उन्हें यूटिलाइज कर लें और फ्यूचर की जनरेशंस के लिए भी उन्हें हम बचा कर रखें। तो एज ए हम जो है संरक्षक, प्रोटेक्टर हो गए हम नेचुरल रिसोर्सेस के, क्योंकि फ्यूचर की जनरेशंस को भी हमको इन्हें अवेलेबल कराना है और हमको भी उनको यूज करना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग किए हुए। अब सवाल पैदा होता है कि किस तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेस को हम जितना जरूरी है उतना यूज कर सकते हैं और फ्यूचर विजन के लिए या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिए हम उन्हें आने वाली जनरेशन्स को दे दें। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, याद रखिए, तो वो नेचुरल रिसोर्सेस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेगी। और जब नेचुरल रिसोर्सेस ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होंगे तो वो जल्दी ही क्या हो जाएंगे, अर्ली ही क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला है कंट्रोल करना है ओवर पॉपुलेशन को, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है रिड्यूसिंग द यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लोगों से ये वाली लाइन की उम्मीद ज़्यादा की जाती है कि जितना कम से कम हो सके, लेकिन यहाँ कम से कम का मतलब है कि इतना भी नहीं कि नीड आपको है यदि 100 ग्राम की तो आप 80 ग्राम यूज करें, 100 की यूज है तो नो डाउट 100 करिए। ठीक है। मतलब रिड्यूसिंग यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना, ओवर नहीं, एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन को मना किया है। तीसरी चीज है 4R पॉलिसी। तो 4R पॉलिसी कौन सी होती है, याद रखेंगे ये चीज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
4R पॉलिसी का मतलब होता है एस्पिरेंट, ये चीज है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक होती है 4R पॉलिसी। ये 4R पॉलिसी कौन सी है, देख लीजिए जरा 4R पॉलिसी। यहाँ 4R में फर्स्ट R का मतलब यहाँ है रिप्लेस, सेकंड R का मतलब है रिड्यूस, तीसरे R का मतलब है रीयूज, और 4R का मतलब है, चौथे R का क्या मतलब है, तो चौथे R का मतलब जो है रिप्लेस, रिड्यूस, रीयूज और शायद रीट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा कुछ एक वर्ड है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। तो जितना हो सके हम नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे हम यूज क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, कोल यूज कर रहे हैं, तो कोल को हम रिप्लेस कर सकते हैं या तो सोलर एनर्जी से या तो विंड एनर्जी से, तो ऐसा हमको करना चाहिए, पहली चीज। दूसरा रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब है कि हम कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इनको, चूंकि ये फॉसिल फ्यूल है, ये फ्यूचर में जल्दी एंड हो जाएंगे, तो हम इनका क्या कर सकते हैं, रिड्यूस, मतलब लेस यूज करें और उसकी बजाय यहाँ की तरफ ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। तीसरी चीज है रीयूज, रीयूज का मतलब है कि NCE सोर्सेस जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं उनको यूज करें, क्योंकि NC नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी होते हैं जिनको हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं तब भी वो खत्म नहीं होंगे, याद रहेगा ये चीज। और लास्ट है कि हम क्या कर सकते हैं, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से 4R पॉलिसी के जरिए हम यूज, मतलब 4R पॉलिसी भी ओवरकम कर सकती है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बनाए रखने में हेल्प कर सकती है। तो ये चीज एकदम क्लियर हो गई एस्पिरेंट आपको। अच्छा, फिर है फॉरेस्ट्रेशन करना है हमको, मैक्सिमम हमको क्या लगाने हैं, प्लांट लगाने हैं। तो मैक्सिमम प्लांट लगाने से बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, प्लांट का नंबर ज़्यादा होगा, एनिमल का नंबर होगा, तो प्लांट और एनिमल नेचुरल रिसोर्सेज तो ज़्यादा ही होंगे ना फॉरेस्ट्री की वजह से। और सबसे लास्ट में है जस्टिस फॉर ऑल, सबको समान न्याय मिले, इसलिए भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है। तो ये जो 4 स्टेटमेंट लिखे गए हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट मच एज नेसेसरी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो आपको इनमें से जो है पॉइंटों को ध्यान रखना है। बन जाएंगी चीजें। चलिए, तो मतलब इसमें आपको मेन चीज समझ में आई एस्पिरेंट, परिभाषा या डेफिनेशन। अब चलते हैं आगे, कैसे स्टार्ट हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्टार्टिंग। तो मैंने आपको याद करिए एक चीज बताई थी कि एजेंडा 21 आया था, 1992 में आया था, और चूंकि वो 9 नॉन बाइंडिंग ट्रीटी थी तो सभी देशों को बोला कि एजेंडा 21 में जो पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से यदि आप चलेंगे तो वर्ल्ड जो है वो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। लेकिन किसी कंट्री ने बात नहीं मानी एजेंडा 21 की, तो फाइनल में हुआ ये कि 2015 में, ध्यान से सुनिएगा, फाइनल में 2015 में 25 सितंबर से स्टार्ट होती है मीटिंग यूनाइटेड नेशन में, और उस समय पे यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर हैं, उस समय पे यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर हैं, तो यूनाइटेड नेशन के कितने मेंबर हैं एस्पिरेंट, तो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं 193 कंट्रीज। तो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स जो हैं 193 कंट्री, उन्होंने पार्टिसिपेट किया कब, 25 सितंबर 2015। 2 दिन चली चर्चा कि किस तरह से जो वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम फैली हुई है कि पोल्यूशन की प्रॉब्लम फैली हुई है वर्ल्ड में, या वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है, वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, वर्ल्ड में एसिड रेन की प्रॉब्लम है ना, वर्ल्ड में एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, वर्ल्ड में वाटर क्राइसिस, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स के साथ में भी वर्ल्ड को या पीपल को किस तरह से आगे लेकर हम डेवलपमेंट कर सकते हैं,
तो फिर यूनाइटेड नेशन ने 25 सितंबर 2015 से न्यूयॉर्क में एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में बहुत से 193 कंट्री जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं वो आए। उन्होंने बातचीत करनी स्टार्ट की। 2 दिन कॉन्फ्रेंस चली है 25 से 27 तक, और इस तरह से यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसमें ये मीटिंग चली और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल लाए गए। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आज के टाइम पे कितने गोल हैं, 17 गोल्स हैं, वो कहाँ से आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 17 गोल्स हैं, और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल्स हैं ये इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। और इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो इस तरह से होता है। 2015 है ना, ग्लोबल एक्शन है, और ये है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2015। 25 से स्टार्ट हुई, 27 सितंबर तक चली, और ये है दरअसल में वो 193 कंट्रीज जो एसडीजी गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं, टोटल 17 गोल्स वो यहाँ बनाए गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये एक्शन में आते हैं 1 जनवरी 2016 से। और क्यों लाए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल, ये लिखा है आंसर, कि ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, वर्ल्ड को बेस्ट बनाने के लिए। वर्ल्ड में बेस्ट तब बनेगा जब प्रॉब्लम खत्म होंगी, और जब प्रॉब्लम खत्म होंगी तो फिर निश्चित रूप में डेवलपमेंट तो होगा। तो अब 2050 के बाद डेवलपमेंट नहीं चाहिए नेशंस को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, कि नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, एनवायरनमेंट हार्म नहीं हो। तो इन दोनों के साथ साथ में भी डेवलपमेंट हो, इन दोनों के साथ साथ में भी नेशन जो है वो आगे एक्सपांड हो। और इस तरह से ये जो है यूनाइटेड नेशन ने समिट बुलाई थी। ये चीज एकदम क्लियर हुई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 17 गोल्स थे, याद रखिएगा ये 17 गोल्स थे, इनको यूनाइटेड नेशन ने कब एक्सेप्ट किया, तो 2015 को। और 15 ईयर्स की लिमिटिंग टाइम पीरियड दी, 15 ईयर की जो है फाइनल बाउंडेशन दी, कि इन 15 ईयर्स में, मतलब 15 से प्लस 15 इक्वल्स तो 30, तो टारगेट दिया 2030 तक कि सारे कंट्रीज को इन 17 गोल्स में से जो जो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं उनको आपको सॉल्व करने हैं, उनको आपको बेहतर करने हैं। याद रहेंगे? तो अभी हम देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुल कितने जो हैं वो दरअसल में गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं। लेकिन इन 17 गोल्स के अंतर्गत इतने टारगेट अचीव करने हैं। अभी मैं बताऊंगा कि 17 गोल्स में टारगेट कैसे हो गए। जैसे एक हो गया प्रोवर्टी, पहले नंबर पे है, तो प्रोवर्टी कैसे कम हो सकती है, जब एम्प्लॉयमेंट बढ़े, तो ये हो गया पहला टारगेट। किसानों की आय बढ़े, दूसरा टारगेट। तीसरा है रूरल एरिया में डेवलपमेंट बढ़े, तीसरा टारगेट। तो गोल 17 ही है, लेकिन इन 17 गोल्स में भी 169 टारगेट हैं और 30 इंडिकेटर्स हैं कि इन इनको रखकर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकते हो। तो ये जो लाइन है ये क्वेश्चन है आपका, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कितने गोल्स हैं, कितने टारगेट्स हैं, कितने इंडिकेटर हैं। तो ये नंबर आपको याद रखना होगा, और ये सभी जो हैं हमको अचीव करने हैं, क्योंकि टारगेट ईयर लिखा गया है 2030। तो यूनाइटेड नेशन ने हर कंट्री को दरअसल में फाइनल डेडलाइन दी है कि 2030 तक आपको 17 गोल्स जो हैं वो 169 टारगेट के साथ, 304 इंडिकेटर्स के साथ आपने अचीव करने ही करने हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, अब यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि यूनाइटेड नेशन ने जो ये 17 गोल्स, 169 टारगेट जो है इनको इंप्लीमेंटेड कब से किया, तो आपको आंसर करना है 1 जनवरी 2016 से। जो मैंने अभी आपको यहां बताया था, ये चीज बताई थी। यूनाइटेड नेशन में समिट कब हो रही है, 25 से 27 2015 तक, लेकिन 17 गोल्स को इंप्लीमेंट कब से किया जा रहा है, 1 जनवरी 2016 से। तो 1 जनवरी 2016 से 2030 तक का टारगेट दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल्स को अचीव करने के लिए। याद रहेंगे?
तो 17 जो गोल्स हैं, फिर इनके साथ में एक बड़ी दिक्कत है एस्पिरेंट, ये नॉन बाइंडिंग है। लेकिन चूंकि इसके जो पॉइंट हैं वो यूनिवर्सल पॉइंट हैं, यूनिवर्सल कॉल हैं, हर कंट्री अगर इन 17 पॉइंट के हिसाब से चलेगी तो निश्चित रूप में वो कंट्री तो बेस्ट होगी, और अगर सारी कंट्री बेस्ट हुई तो निश्चित रूप में ग्लोब या अर्थ बेस्ट हो जाएगा। तो इस वजह से भले ही ये नॉन बाइंडिंग ट्रीटी है, किसी भी देश पर प्रेशराइज नहीं है कि आपको इनको फॉलो करने ही करने हैं, लेकिन चूंकि आज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इतना ज़्यादा है हर कंट्री में कि मजबूरी है हर कंट्री को उन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल को एक्सेप्ट करना ही होगा, और काफ़ी कर भी रहे हैं। इंडिया जैसा जो कंट्री है वो तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल्स को क्लियर कर रहा है और बेहतर परफॉर्म भी कर रहा है। और 2015 में जो मैं ये लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हूँ, इसकी सबसे अच्छी खूबी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल्स हैं, उन 17 गोल्स में से पहली बार जो इंडिया की रैंकिंग है, जो इंडिया की जो रैंकिंग है, ये फर्स्ट टाइम 99 आई है। मतलब पहली बार टॉप 100 में आए हैं हम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स की बात करें तो 25 में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है एस्पिरेंट। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स इंप्लीमेंट कब से हुए हैं, मतलब स्टार्टिंग कब यूनाइटेड नेशन ने कब से एक्सेप्ट किया, 15 से। इंप्लीमेंटेड कब से हुए, 16 से, 1 जनवरी को। डेडलाइन क्या दी गई है, 2030। कितने गोल हैं, कितने टारगेट हैं, कितने इंडिकेटर्स हैं, ये आपसे बन जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नॉन बाइंडिंग है 17 गोल। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इनको मानो, लेकिन एनवायरमेंट में प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, ये इतनी ज़्यादा है कि इनको बैलेंस करने के लिए आपको मजबूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स में आना ही पड़ेगा। ऐसा है एस्पिरेंट, ठीक है। चलो, अब इसके जस्ट बाद हम बात करते हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 17 गोल्स हैं, एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ना या समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल नंबर जो 1 है, इसमें लिखा है नो पॉवर्टी, मतलब गरीबी नहीं। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, अगर इस दुनिया में रिचनेस है, अमीरी है, तो 100% क्या होगी, गरीबी होगी ही होगी। तो दरअसल में ये वर्ड जो लिखा है ना, नो पॉवर्टी, मेरे को यूनाइटेड नेशन को एक मैसेज भेजना है एस्पिरेंट कि अगर संसार में अमीरी है तो गरीबी होगी ही होगी। ये वैसे ही है जैसे डे है तो नाइट होगा ही होगा। नो पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई गरीब ना हो। मतलब गरीबी आप खत्म करने की बात कर रहे हैं, ऐसा कभी प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। ये तो वही है कि सूरज पश्चिम से उगे। पॉवर्टी कम हो सकती है, लेकिन ये वही चीज़ है एस्पिरेंट, यदि किसी को सूरज तक जाना है तो निश्चित रूप में अगर वो सूरज को जाने का एम बनाता है तब तो वो चांद तक पहुंचेगा। तो यदि हम यहाँ पॉइंट लिखते हैं कि लेस प्रोवर्टी, तो फिर वो प्रोवर्टी भी अचीव नहीं हो पाती। इसलिए हमने लिखा नो प्रोवर्टी, कि नो प्रोवर्टी के लिए देश कोशिश करेंगे तो लेस तो हो ही जाएगी। ये है कॉन्सेप्ट, ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो गरीबी हम हटाना चाहते हैं पहले पॉइंट में। और ये 17 गोल्स में सबसे पहला पॉइंट है कि हम जो रिच पर्सन्स हैं, या रिच का मतलब है कि एटलीस्ट इतने रिच कि इकोनॉमिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन जो है वो आपकी बेस्ट हो जाए, है ना। रोटी कपड़ा मकान जैसे जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जो नॉर्मल प्रोसेस है, इनके लिए आपको किसी दूसरे को ना देखना पड़े। तो पहला पॉइंट है पॉवर्टी, गरीबी खत्म करने की बात। दूसरा पॉइंट है हंगर जीरो, ये कभी नहीं हो सकता, भूख कभी खत्म नहीं हो सकती। हाँ, हंगर कम जरूर हो सकता है। तो ठीक है, ये वही पॉइंट है कि नो पॉवर्टी, नो हंगर। तीसरे नंबर पर पॉइंट जो आता है इसको हम कहते हैं हेल्थ। हेल्थ बेहतर होनी चाहिए सभी लोगों की। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है आज के समय पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, है ना, इनको प्रमोट कर रही है। जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट कर रही है। हॉस्पिटल्स में बेहतर से बेहतर क्या कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराई है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी बोला गया है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है या जो बिलो पॉवर्टी लाइन में है वो कभी आपके पास आते हैं तो फ्री चेकअप वगैरह कीजिए। आयुष्मान कार्ड में आपने देखा होगा 5 लाख तक का मैक्सिमम इंश्योरेंस दिया जा रहा है। ये सब किस वजह से, ये सब इसी वजह से ताकि हेल्थ बेहतर रहे। फोर्थ नंबर पे है क्वालिटी एजुकेशन। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ P फॉर पॉवर्टी है, H फॉर हंगर है, H फॉर यहाँ हेल्थ है। तो यहाँ पर हंगर है तो मैं HU लिख दे रहा हूँ, और यहाँ हेल्थ है तो मैं HE लिख दे रहा हूँ।
अच्छा, चौथे नंबर पर एजुकेशन है एस्पिरेंट, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप ST SC हो, चाहे आप OBC हो, चाहे आप जनरल हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, कोई भी कम्युनिटी हो या कोई भी आप जेंडर में हो, है ना, आपको एजुकेशन का राइट बराबर मिलेगा। और ये हर कंट्री चाह रही है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स में यूनाइटेड नेशन ने मेंशन कर दिया है। फिर यदि आप एजुकेशन लोगे तो ये चीज बहुत अच्छे से समझोगे कि मैन और वुमेन ये दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हैं, इक्वल हैं। जेंडर इक्वलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से ये पॉइंट आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से तो आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसमें मेन के साथ साथ में वुमेन के लिए भी प्रॉपर स्पेस है। जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है। नंबर 6 की बात करते हैं तो यहाँ क्लीन वाटर का कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि वाटर की क्राइसिस हो रही है, वाटर पोल्यूटेड मिल रहा है, तो जो वाटर है वो मिलना चाहिए फ्रेश एंड क्लीन। ये भी नेशन को अरेंजमेंट करना होगा उस देश के। तो आप देखिए जरा, 17 गोल्स में से कुछ तो आपको इजीली जो हैं वो आइडेंटिफाई हो गए कि प्रोवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी और वाटर जो है ना, ये क्लीन चाहिए। अब इसके जस्ट बाद अगले पे आते हैं, क्लीन एनर्जी। यहाँ क्लीन एनर्जी का सीधा सा मतलब है NCE सोर्सेस, मतलब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, मतलब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, मतलब कुल मिला के ग्रीन एनर्जी की तरफ इशारा है एस्पिरेंट, जो एनवायरमेंट को पोल्यूटेंट्स ना दे। फिर इसके बाद नंबर 8 पर आता है इकोनॉमिक ग्रोथ और साथ ही साथ में डिसेंट वर्क। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रहने दीजिएगा। लेकिन नंबर 9 जो है इसको आप कहेंगे I3। तो देखिए I3 में क्या हो जाएगा, 3 into 3, है ना। तो यहाँ पर I फॉर इंडस्ट्री लगाइए आप, I फॉर इनोवेशन करिए आप, और I फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर करिए। 3 I है एस्पिरेंट, तो 3 I है तो 3 into 3 = 9। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब भी आप इंडस्ट्रियां लगाएंगे, जब भी आप इनोवेशन करेंगे, जब भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, तो जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका आप यूज करेंगे लिमिटेड, लिमिटेड यूज करेंगे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे, जरूरत से ज्यादा यूज नहीं करेंगे, ऐसा है। फिर इसके बाद है रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज। अब देखिए नंबर 5 है जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है, मेल इज इक्वल्स टू फीमेल, मैन इज इक्वल्स टू वुमेन, बॉयज इज इक्वल्स टू गर्ल। लेकिन नंबर 10 पर जो है यहाँ कंट्री के बीच, जैसे मैं बोलूं इंडिया और रशिया, तो फिर भी समझ में आता है कि डेवलप्ड नेशन है। लेकिन इंडिया और भूटान, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा ये गरीब पुअर कंट्री की बात हो रही है। तो इस तरह की रिच और पुअर मेंटेलिटी इंटरनेशनल लेवल पर बाधा ना पहुंचे, तो इस तरह की भी कोशिश की जा रही है। रिड्यूस इनइक्वलिटी का मतलब है कि पुअर और रिच का कॉन्सेप्ट खत्म किया जाए कंट्रीज के बीच में। जैसे अमेरिका इज इक्वल्स टू रशिया, अमेरिका इज इक्वल्स टू इंडिया, इंडिया इज इक्वल्स टू पाकिस्तान। हालांकि वो नहीं हो सकता, ये टॉप सीक्रेट है, वो तो किसी काम का ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज 11 नंबर पे, कि नो डाउट आप सिटी बनाइए, ठीक है, नो डाउट उड़ीसा बहुत सारी सिटीज हैं, तो नो डाउट आप सिटी बनाइए, जैसे कोणार्क सिटी बनी, लेकिन वहां सोलर एनर्जी के थ्रू लाइटनिंग सिस्टम को हमने प्रमोट किया है। तो सिटी आप बनाइए लेकिन सस्टेनेबल सिटीज होनी चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। इसी तरह से 12 नंबर पे है कंजप्शन होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब कंजप्शन लिमिटेड होना चाहिए। तो निश्चित रूप में अगर कंजप्शन लिमिटेड होगा तो प्रोडक्शन भी लिमिटेड होगा, इस तरह से है। फिर नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के समय की सबसे मेजर प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज। क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से रेनिंग ज़्यादा हो रही है, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, कहीं रेनिंग ज़्यादा हो रही है, जिस वजह से बैंड बजी पड़ी है कंट्रीज़ की। आए दिन कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं सूखा आ रहा है, कहीं ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, मतलब कुल मिला के बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा है न केवल इंडिया बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड, क्योंकि ये ग्लोबल प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज।
तो क्लाइमेट चेंज से हम कैसे बाहर आए, उसके लिए हमने एसडीजी गोल नंबर 13 को सिलेक्ट किया है। मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आ सकता है। नंबर 14, लाइफ बिलो वाटर। यहाँ लाइफ बिलो वाटर का मतलब होता है कि जो पानी में रहने वाले जीव है, जैसे मैराइन वाटर में कौन रहता है, व्हेल, शार्क रहती हैं। पॉन्ड में कौन रहता है, लेक में कौन रहता है। तो इस तरह के जो एनिमल हैं, एक्वाटिक एनिमल हैं, ये क्या करें, इनको भी अपनी लाइफ कंसिस्टेंसी के साथ जीने का पूरा राइट है। ऐसा नहीं है कि आप क्या करें, ओशियन को पोल्यूटेड कर दें अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, तो ऐसे में तो दिक्कत और परेशानी आ जाएगी। बिल्कुल नहीं एस्पिरेंट। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जितना वाटर, मैराइन वाटर आपका है, उतना ही उन एनिमल्स का है जो उनमें रहते हैं, मतलब एक्वाटिक एनिमल। इसी तरह से लाइफ ऑन लैंड। अब लाइफ में लैंड किसकी है, हम ह्यूमंस की। हम ह्यूमंस कहाँ लाइफ जीते हैं, लैंड में। फॉरेस्ट कहाँ है, लाइफ ऑन लैंड। तो ये दो स्टेटमेंट आपको याद रखने की। लाइफ ऑफ ह्यूमन एसडीजी गोल नंबर 15, फॉरेस्ट एसडीजी गोल नंबर 15, फील्ड एसडीजी गोल नंबर 15, और 16 नंबर पर आ जाएगा पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। मतलब 16 नंबर पर सभी को पीस मिले, सभी को जस्टिस मिले, और सबसे लास्ट में है पार्टनरशिप फॉर गोल्स। क्योंकि यदि कोई पर्सन, अच्छे से सुनिएगा, 17 गोल का मतलब क्या है, 17 गोल का मतलब सिर्फ इतना है कि यदि कोई एजुकेशन लेगा तो उसको ये बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि मेल फीमेल सेम है। मतलब एसडीजी गोल नंबर 4 वाला व्यक्ति एसडीजी गोल नंबर 5 को मानेगा ही मानेगा। और जब एजुकेशन दिया जाएगा तो उसे यह भी बताया जाएगा कि हेल्दी कैसे रहना है। तो एसडीजी गोल नंबर 3 भी अचीव हो रहा है। अगर एसडीजी गोल नंबर 3 आप हेल्दी हो तो निश्चित रूप में आप इंडस्ट्रियां बेहतर सेटअप करोगे, इनोवेशन बेहतर करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करोगे। मतलब पार्टनरशिप ऑफ द गोल्स, एक गोल दूसरे गोल से किस तरह से अटैच है, ये भी मदद मिल जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू। तो जैसे यदि आप लाइफ ऑन अर्थ को बेहतर बना रहे हैं तो 101% फिर आप सोचोगे कि एक्वेटिक एनिमल की लाइफ को हम क्यों डिस्टर्ब करें। तो एसडीजी गोल नंबर 14 और एसडीजी गोल नंबर 15, ये दोनों के दोनों बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करने वाले फैक्टर भी हैं। ये क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज कैसे हो सकती है, कौन से एसडीजी गोल को प्रमोट करके, एसडीजी गोल नंबर 14, एसडीजी गोल नंबर 15। याद रहेंगी ये चीजें इस तरह से। तो सारे के सारे, जैसे एसडीजी गोल नंबर 5 से एसडीजी गोल नंबर 5, एसडीजी गोल नंबर 4 से एसडीजी गोल नंबर 5 जुड़ा है, एसडीजी गोल नंबर 4 से एसडीजी गोल नंबर 3 भी यूज किया जा सकता है। एसडीजी गोल नंबर 4 की हेल्प से एसडीजी गोल नंबर 6 भी अचीव किया जा सकता है ना। और जेंडर इक्वलिटी यदि आपके माइंड में आ रही है तो फिर जेंडर इक्वलिटी से जो 10 नंबर पर है ना, कौन सी चीज है, रिड्यूस्ड इनइक्वलिटी जो कंट्रीज के बीच है, उसको भी आप अचीव कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट में हो गया एस्पिरेंट जो एसडीजी गोल हैं। तो आपको अगर मान लो कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आपको क्वेश्चन आएंगे कि कौन से एसडीजी गोल में कौन सा प्लान है। तो इसको आपको जरूर याद रखना है। हालांकि इनके बारे में मैं डिटेल डिस्कशन आगे करूंगा, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट आपको बता दूं। जब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आती है कि नेचुरल रिसोर्सेज का लिमिटेड यूज, फ्यूचर के लिए भी उन्हें बचा के रखना है, तो 3 तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। सबसे पहला है इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी। जैसे आप मुझे बताइए, हम डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं तो उससे हमको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। जब हम इंडस्ट्रियां लगाएंगे, इनोवेशन करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, तो उससे भी हमारी पर्सनल ग्रोथ होगी। मतलब एसडीजी गोल नंबर 8, एसडीजी गोल नंबर 8 और एसडीजी गोल नंबर 9 ये इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को शो करते हैं। इसी तरह से सोशल सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी। सोशल सस्टेनेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, आप खुद देखिए। जैसे रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज, यदि हम एसडीजी गोल नंबर 5, गोल नंबर 5 में क्या है, मेल इज इक्वल्स टू फीमेल, और एसडीजी गोल नंबर 10 में क्या हो जाएगा एस्पिरेंट, एसडीजी गोल नंबर 10 में है कि पुअर कंट्री और रिच कंट्री जो हैं, ये सी फॉर कंट्री, तो इनके बीच में
जो है जेनरिक गैप भी कम होगा। तो इससे क्या होगा, सोशल सस्टेनेबिलिटी। तो कभी भी एसडीजी गोल जो बनाए गए हैं 17, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इकोनॉमिक, सोशल और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनवायरमेंटल। अब एनवायरमेंटल में कौन आ जाएगा, तो एनवायरमेंटल में आ जाएगा एसडीजी गोल नंबर, ध्यान करिए, एसडीजी गोल नंबर 14, वाटर बिलो, वाटर जो है ये एक बार अच्छे से देख लीजिए आप, लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड। तो ये दोनों के दोनों जो है एसडीजी गोल नंबर 15 और एसडीजी गोल नंबर 14, ये चीज। इसी में आप चाहें तो और भी जोड़ सकते हैं, जैसे हाइजीन, हाइजीन किस में आ रहा था, एसडीजी गोल नंबर 3 पे, है ना। एसडीजी गोल नंबर 6 में क्या आ रहा था, वाटर आ रहा था। क्लाइमेट चेंज ओवरकम करना है तो एसडीजी गोल नंबर 13। तो ये सब जो हैं ये एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में आ जाएंगे। तो अब ये क्वेश्चन लिखे हैं एसडीजी गोल नंबर, है ना। अब जैसे आप क्या करेंगे, प्रोवर्टी मिटाएंगे और हंगर मिटाएंगे। तो अगर समाज से गरीबी जाएगी, समाज से हंगर जाएगा, तो ये सोशल सस्टेनेबिलिटी नहीं हो रहा है। साथ ही साथ में तो यहाँ पर एसडीजी गोल नंबर 1 और एसडीजी गोल नंबर 2, तो इस तरह से भी हैं। लेकिन आपको मेन क्वेश्चन याद रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, इनको जो बनाया गया है वो 3 पिलर पर हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे पहला है इकोनॉमिक, दूसरा सोशल और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एनवायरमेंटल। तो इस पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज आपसे बन जाएगी। अब इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 17 गोल्स हैं जो हमने देखे अभी, एक बार फिर से आप देख लीजिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो ये 17 गोल्स हैं, इन्हीं को कहा जाता है ग्लोबल गोल्स। और इन ग्लोबल गोल्स को दरअसल में हमें अचीव करना है, इसलिए ताकि कोई भी लाइफ जो है वो बेहतर से ना बचे। मतलब हमको क्रिएट करना है ऐसा वर्ल्ड जहां कोई भी उन नेचुरल रिसोर्सेस, उन नेचुरल सर्विस से ना बचे जो उसको मिलनी चाहिए। मतलब सबको क्या मिलना चाहिए, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए वर्ल्ड में, सबको वाटर मिलना चाहिए वर्ल्ड में, सबको हाइजीन मिलनी चाहिए, है ना, सबका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब कोई भी नहीं बचना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है एस्पिरेंट कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो कैसा होना चाहिए। तो टू क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड, कोई नहीं छूटना चाहिए, हर एक पर्सन की इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, उसको एजुकेशन मिलना चाहिए, उसको 17 गोल्स कहीं ना कहीं मिलने चाहिए। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि गोल्स, टारगेट या इंडिकेटर्स क्या हैं या क्यों, तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें कि एसडीजी गोल जो है ये बेहतर लाइफ अचीव करने का ब्लूप्रिंट है। वर्ल्ड अगर ऐसा है तो ये पॉल्यूटेड वर्ल्ड है या इन्फेक्टेड वर्ल्ड है, या फिर हम बोल सकते हैं कि पॉल्यूटेड वर्ल्ड को बेस्ट बनाने के लिए या बेटर बनाने के लिए एक दरअसल में क्या है, प्रयास है, या एक दरअसल में क्या है, हमारी तरफ से हेल्प है, जिनमें हम 17 गोल्स जो यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किए हैं उनको लेकर हम पॉल्यूटेड वर्ल्ड या जो इन्फेक्टेड वर्ल्ड जिसमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, इनको हम ग्रीन वर्ल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं या बेस्ट वर्ल्ड हम बना सकते हैं। याद रहेगा इस तरह से। तो अब अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन सीधा सीधा आपके सामने है एस्पिरेंट कि 17 गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कौन कौन से हैं जो मैंने अभी पढ़ाए। अब एक बार आप मेरे साथ उनको पढ़ लीजिए, बहुत काम आएंगे आपको। और 101% आपको जो क्वेश्चन आएगा ना वो यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा। कोई भी एक गोल दे देगा, एसडीजी गोल नंबर 1 रिप्रेजेंट्स, बस एसडीजी गोल नंबर 30 रिप्रेजेंट्स, एसडीजी गोल नंबर 14 रिप्रेजेंट। तो बस आपको जो वर्ड मैंने समझाए हैं उनका पता होना चाहिए। मतलब वर्ल्ड को बेस्ट बनाने के तरीके हैं यूनाइटेड नेशन की तरफ से। तो हर कंट्री इनको क्या कर रही है आज के समय पे, लफ्ज ब लफ्ज यूज कर रही है एस्पिरेंट ऐसे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल हैं
यूनाइटेड नेशन ने उनको कब एक्सेप्ट किया है? 2015 में। कितने गोल्स हैं बेटा? 17 गोल्स हैं। अचीव कब करने हैं इन गोल्स को? फाइनल डेडलाइन कब दी गई है? 2030। तो ये सब आपको पता है। अब वही जो मैंने आपको पढ़ाया, एक एक करके मैं आपको एकदम स्पेसिफिक तरीके से बताता हूँ, जो अभी मैंने आपको बताए हैं। आज के इस सेशन को पढ़ाने का मेन मकसद है कि आज आपको रिवाइज हो ही जाना चाहिए, आज आपको प्रिपेयर ही हो जाना चाहिए। इसी वजह से फिर से मैं उन्हीं पॉइंट को दोहरा रहा हूँ। तो चलिए इस बार आप थोड़ी सा मेरे साथ पढ़िएगा। सबसे पहले एसडीजी गोल नंबर 1 कहता है प्रोवर्टी। हर टाइप की जो प्रोवर्टी है हमको उसको हर जगह से खत्म करना है। मतलब एसडीजी गोल नंबर 1 कहता है कि गरीबी को हमको पूरी तरह से हटाना है। ये है एसडीजी गोल नंबर 1। तो मेरे को नहीं लगता इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन होगी। ठीक है, कैसे हटेगी गरीबी? जब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, इनोवेशन होगा, जब आय ज़्यादा होगी, जब लोगों को काम मिलेगा, इस तरह से। तो हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड इंडिया क्या कर रहा है, इंडियन इनिशिएटिव्स क्या हैं 17 गोल्स को लेके। कैसे इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर एसडीजी गोल में पहली बार टॉप 100 में इंक्लूड हुआ है। नहीं तो हमेशा हम 100 से बाहर ही रहते थे, है ना। पहली बार हमारी पोजीशन टॉप 100 में आई है। हम 99 हमने स्कोर किया है, 99 पोजीशन आई है हमारी। आई थिंक शायद हमारा स्कोर कार्ड 67 है, उसको हम लास्ट में देखेंगे। तो कैसे? तो इन्हीं पॉइंटों को बेस बनाकर। अब सेकंड पॉइंट है एसडीजी गोल नंबर 2, जीरो हंगर। जीरो हंगर का मतलब है कि जैसे जैसे हम फूड सिक्योरिटी को इंप्रूव करेंगे, ऐसी क्रॉप को लाएंगे जिनको खाकर लोगों को न्यूट्रिशन वैल्यू बेहतर मिल जाए, लोगों को बेहतर तरीके से एनर्जी मिल जाए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेहतर हो। कुल मिला के यदि हमको जीरो हंगर का एम अचीव करना है तो हमको फूड और फूड रिसोर्सेस को बेहतर से बेहतर यूज करना होगा। और हर पर्सन की थाली में हमको 2 वक्त का न्यूट्रिशनल डाइट या बैलेंस डाइट पहुंचानी ही पहुंचानी होगी। यदि आपने बैलेंस डाइट नहीं पहुंचाई हर पर्सन तक, तो याद रखिएगा जो ऑब्जेक्ट है एसडीजी गोल नंबर 2 का वो अचीव ही नहीं होगा। क्योंकि भूख का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पेट भरना, भूख का मतलब होता है, हंगर का मतलब होता है कि जितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो सब मिलें। तो इसी वजह से मैं एसडीजी गोल नंबर 2 में थोड़ा अजीब सा लिख रहा हूँ बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि आप जो हैं इस तरह का फूड यूज करें। बैलेंस डाइट फूड यदि आप यूज करेंगे तो फिर हंगर जो है ये नहीं होगा। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं कि एसडीजी गोल नंबर 3 जो है ये गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। जैसे वेल बीइंग कैसे हो गया? जैसे मान लीजिए आपकी फैमिली में आप डिसीज में हैं, तो आपको यदि मैंने मेडिसिन दे के क्या कर दिया, हेल्दी, तो याद करिए जब कोई फैमिली में कोई पर्सन डिसीज में आता है, बीमार पड़ता है, तो पूरी फैमिली भी उसके बारे में सोचने लगती है, बेचारी वो भी नेगेटिव मोड पे चली जाती है। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट क्या करेगा, उस पर्सन को हेल्दी कर देता है, या वो पर्सन डॉक्टर के पास जाएगा, दवाएं लेगा, जेनरिक मेडिसिन लेगा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर लेगा हेल्थ के, तो वो खुद बेहतर होगा, उसकी हेल्थ बेहतर होगी। और उसकी हेल्थ बेहतर होगी तो जो फैमिली है उसकी, उसका भी क्या हो गया, वेल बीइंग, कल्याण हो गया। तो जब भी हम बात करते हैं गुड हेल्थ की, तो इसमें हम ऑल एज के लोगों को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा आयुष्मान स्कीम में 70+ एज के लोगों को भी इंक्लूड कर दिया है। आयुष्मान स्कीम का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पहले 65 था, अब 70+, मतलब घर में दादाजी हैं, दादी हैं, वो भी आयुष्मान कार्ड बनवा के और आयुष्मान स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो बताइए आयुष्मान स्कीम कौन से एसडीजी गोल को प्रमोट कर रही है? 3rd को। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं, जो मुझे ऐसा लगता है जो आपसे पूछा जाना चाहिए, वो रहा एस्पिरेंट ये पॉइंट, जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी का सीधा सा मतलब होता है मेल इज इक्वल्स टू फीमेल। जितना मेल है
बिल्कुल उसी के बराबर रिप्रेजेंटेशन फीमेल को देना होगा, है ना। जितना बॉय है उसी के बराबर जो है रिसोर्सेस, उसी के बराबर चीज़ें आपको गर्ल्स को देनी होंगी। तो मेरे हिसाब से जेंडर इक्वलिटी में जो है ये सबके लिए बराबर हो जाएगी। इसमें अपन अभी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, ट्रांसजेंडर को भी एंट्री दे दी है कि जो ट्रांसजेंडर हैं उनको भी इक्वली राइट वैसे ही दिए जाएंगे जैसे मेल और फीमेल को। तो ऐसा करके थोड़ा सा हम इंटरनेशनल लेवल पर अपने को ग्रूम कर रहे हैं। तो सॉरी एसडीजी गोल नंबर 4 तो एजुकेशन है यार, एसडीजी गोल नंबर 4 एजुकेशन है। एसडीजी गोल नंबर 5 है जेंडर इक्वलिटी। ध्यान रखिएगा, थोड़ी सा ये बाय मिस्टेक हो गया। एसडीजी गोल नंबर 4 जो है वो एजुकेशन है। हालांकि एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, लेकिन आपके पेपर के लिए जो क्वेश्चन डिजाइन किया गया है मुझे ऐसा लगता है वो है जेंडर इक्वलिटी, एसडीजी गोल नंबर 5। तो एसडीजी गोल नंबर 5 में वुमेन और गर्ल्स दोनों बराबर हैं, साथ में हम एक और ऐड कर दे रहे हैं ट्रांसजेंडर। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा एस्पिरेंट, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा, अब एसडीजी गोल नंबर 6 जो है वो सीधा सीधा कहता है कि हमको चाहिए क्लीन वाटर और हमको चाहिए सैनिटेशन, मतलब हमको चाहिए साफ सफाई। इसलिए आप देख रहे होंगे लगातार आपके घर, आपके आसपास में गवर्नमेंट सफाई करवा रही है ताकि पैथोजन जो हैं या इंसेक्टा जो हैं, मच्छर मक्खी मॉस्किटो जो हैं वो ग्रो ना हो और आपको डिसीज ना हो। तो क्लीन वाटर और सैनिटेशन का कॉन्सेप्ट जो है एसडीजी गोल नंबर 6 में है। एसडीजी गोल नंबर 7 कहता है क्लीन एनर्जी। इसी में मैं कहूँगा क्लीन एनर्जी ही कहलाती है ग्रीन एनर्जी। और ग्रीन एनर्जी का मतलब होता है कि ऐसी एनर्जी जो पॉल्यूटेंट्स पॉल्यूटेंट्स ना के बतौर इमिट करे, मतलब CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मीथेन, CFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरिनेटेड गैस हैं, ना के बतौर अगर आती हैं, जिस एनर्जी को यूज करके उसे ही हम ग्रीन एनर्जी या उसे ही हम क्लीन एनर्जी कहते हैं। और उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमारे पास में विंड एनर्जी है, हमारे पास में सोलर एनर्जी है, हमारे पास में बायोमास एनर्जी है ना, हमारे पास में टाइडल एनर्जी है ना, हमारे पास में जो है जियोथर्मल एनर्जी है। तो ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं एस्पिरेंट, ये सारे के सारे NCE हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। ये जो हैं ये सभी के सभी NC हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, और इन्हीं को रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। तो रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो है ये हमको क्लीन एनर्जी देते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगला है डिटेक्ट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब भी मैंने बताया हर पर्सन को राइट है कि वो क्या करे, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करे। ये हर पर्सन को राइट है एस्पिरेंट, ध्यान रखिएगा ये चीज। तो हर पर्सन को यदि राइट है कि वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर करे, तो बस उसके लिए उसे क्या करना चाहिए, उसके लिए उसे काम करना होगा डिसेंट वर्क। या डिसेंट वर्क का मतलब है एनवायरमेंट हार्म नहीं होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद इंडस्ट्री इनोवेशन, तो मैंने आपको बताया एसडीजी गोल नंबर 9 में आई फॉर इनोवेशन, आई फॉर इंडस्ट्री और आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। कितने आई हो गए, 3 आई। तो 3 आई को यदि हमको बेहतर बनाना है तो हमको एसडीजी गोल नंबर 9 को कंफर्म करना होगा। एसडीजी गोल नंबर 10 जो है, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं कलर सिर्फ और सिर्फ इसलिए दूसरा ले रहा हूँ ताकि मैं आपको चीज़ें एकदम क्लियर कर सकूँ। एसडीजी गोल नंबर 5 में जेंडर इक्वलिटी की बात बोली गई है, तो मैं यहाँ पर जो है ये साफ साफ यहाँ पर ये जो है 5 लिख रहा हूँ एस्पिरेंट ये। और ये एसडीजी गोल नंबर 10 है ना। तो ये जो एसडीजी गोल है, ये एसडीजी गोल नंबर जो है ये 10 है। तो एसडीजी गोल नंबर 10 में आप देखिए यहाँ पर रिड्यूस्ड इनइक्वलिटी की बात कही गई है, मतलब यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी है, यहाँ इनइक्वलिटीज है, तो मिनिमाइज करना है अमॉन्ग कंट्रीज। तो वही मैंने बताया था, पुअर और रिच का कॉन्सेप्ट ही खत्म करना है हमको। तो ये है कहानी। तो बन जाएंगी ये चीजें, एक बार फिर से मेरे साथ फटाफट दोहरा लीजिए।
नो प्रोवर्टी 1, नो हंगर 2, हेल्थ 3 में है, ध्यान रखिएगा हेल्थ 3 में है। फिर 4 में एजुकेशन है, मैंने यहाँ थोड़ा सा आपको ज़्यादा इसके बारे में बता दिया। जेंडर इक्वलिटी नंबर 5 है। 6 में क्लीन वाटर है, याद रखिएगा, कई बार आप यहाँ कंफ्यूज होते हैं। हेल्थ में 3 में है हेल्थ, वाटर 6 में है, फिर क्लीन एनर्जी 7 में है, 8 में इकोनॉमिक ग्रोथ है, ट्रिपल आई जो है वो 9 में है, और इनइक्वलिटीज रिड्यूस कंट्रीज के अमाउंट वो 10 में है। कितना बेहतर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको इसमें। अच्छा, अब अगर मैं इसके बाद बात करूं, इसके बाद यदि मैं आपको बात करूं तो एसडीजी गोल नंबर 11 जो है ये कहता है सस्टेनेबल सिटी। सस्टेनेबल सिटी से आप याद रखिएगा कोणार्क। तो कोणार्क दरअसल में ये इंडिया में फर्स्ट सिटी है कोणार्क, जो सोलर एनर्जी से लाइट लेने वाली सिटी है। तो सोलर एनर्जी का ज्यादातर यूज हो रहा है कोणार्क के लाइटनिंग में। तो आप मुझे बताइए ये कैसी सिटी हुई, सस्टेनेबल सिटी हुई। मतलब कुल मिला के एनसी सोर्सेस प्रमोट करने हैं, सिटियों को हमें ऐसा बनाना है ताकि बेहतर हो। अच्छा, फिर उसके बाद 12 नंबर पे चलते हैं, कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। तो ये तो वही पता चल गया आपको कि प्रोडक्शन का मतलब है हमको ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना है। जब ग्रेन्स प्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको उसको मन लगा के बाहर बेच देना है तो हमारे यहाँ ही क्राइसिस हो जाए। इस बात का याद रखना है कि जितना प्रोडक्शन उतना ही कंजप्शन। तो इस पे थोड़ा फोकस रखेंगे हम, याद रहेगा ये चीज कि प्रोडक्शन भी हमको वैसा ही करना है जितना कंजप्शन है। तो अभी एट अ करंट टाइम पे हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस वजह से हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करना होगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इसको कंज्यूम करेंगे। ये है कहानी। फिर तीसरा मतलब 13 जो गोल है मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट चेंज बिगेस्ट प्रॉब्लम है वर्ल्ड की, और उससे फाइट करने के लिए हमने एसडीजी गोल नंबर 13 को बनाया है, याद रहेगा। एसडीजी गोल नंबर 14 कहता है कि जो एक्वेटिक एनिमल हैं, जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं, और ये जो एक्वेटिक एनिमल हैं ये कहाँ पर होंगे बेटा जी, ये होंगे एक्वेटिक सिस्टम में, जैसे नदी में हो गया, तालाब में हो गया। तो हमको एक्वेटिक एनिमल की लाइफ को सेव करना है, मतलब जरूरत से ज़्यादा इनको हमको मारना या परेशान नहीं करना है। इसी तरह से लाइफ ऑन लैंड की बात करें तो हमको फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि फॉरेस्ट कहाँ होते हैं, ज़्यादातर लैंड में होते हैं। और फॉरेस्ट को यदि आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको डिजर्टिफिकेशन से बचना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट आपको लगाने होंगे। मतलब कहने का मतलब है प्लांटेशन ज़्यादा करना होगा, तब फॉरेस्ट प्रमोट होंगे, और जब फॉरेस्ट प्रमोट होंगे तो अपने आप डिजर्टिफिकेशन जो है वो लेस हो जाएगा। 16 नंबर का गोल है पीस और जस्टिस मिले सभी को, लिखा लिखा है स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। तो पीस और जस्टिस ये एसडीजी गोल नंबर 16 है। और लास्ट में है कि इंडिया जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है यूनाइटेड नेशन के साथ, इंडिया कोलैबोरेट कर रहा है वर्ल्ड बैंक के साथ, इंडिया कोलैबोरेट कर रहा है, जैसे इंडिया ने यूनाइटेड नेशन से कहा है कि हम आपके 17 गोल्स को फुलफिल करने में हेल्प करेंगे, तो कोलैबोरेशन हो गया इंडिया का। अब वर्ल्ड बैंक के साथ में इंडिया ने टाइप किया है कि कोई भी जो है हंगर नहीं रहेगा, मतलब एसडीजी गोल नंबर 2 हम वर्ल्ड बैंक की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं। G20 में हमने कहा है कि हम ग्रीन एनर्जी को यूज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो देख लीजिए ग्रीन एनर्जी जो है वो कितने में आ रही है, 7 में आ रही है। तो इस तरह से यूनाइटेड नेशन के 17 गोल्स यूनाइटेड नेशन की हेल्प से करेंगे, वर्ल्ड बैंक की सहायता से हंगर को खत्म करेंगे, फिर G20 में 7 गोल को प्रमोट कर रहे हैं। तो इस तरह से इंडिया क्या कर रहा है, ये ग्लोबली पार्टिसिपेट कर रहा है। ये है कहानी एस्पिरेंट, याद रहेगी ये चीज। अब ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं ये वे पॉइंट है एस्पिरेंट जो इंडिया आज के टाइम पे वर्क कर रहा है। एसडीजी गोल को पाने के लिए इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, ये हैं दरअसल में वो। अब ये हम पढ़ेंगे
अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मतलब ये जो सेगमेंट हुआ इंडिया कमिटमेंट टू एसडीजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। तो इंडिया किस तरह से एसडीजी के लिए कमिटमेंट है, किस तरह से एसडीजी गोल नंबर 1 पॉवर्टी को दूर करने के लिए इंडिया काम कर रहा है, हंगर को दूर करने के लिए क्या काम कर रहा है, अब ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत स्ट्रांगली पढ़ेंगे। लेकिन आप बिलीव करिए एस्पिरेंट, आज आपने वो क्वेश्चन पढ़ लिया है जो क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल पे 101% देखने को मिलेगा। तो मेरा वही कहना है कि आप बिल्कुल सही टाइम पर हैं, बिल्कुल सही इंस्टीट्यूशंस के साथ हैं, अनपढ़ के साथ हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर के बैच में हैं। आप बिलीव करिए, मैं जितने भी टॉपिक आपको पढ़ा के दूंगा, जैसे मैंने अभी टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया एसडीजी, आज मैंने 2 लेक्चर में मैंने एसडीजी कंप्लीट किया है। अब शायद कल का डे और नेक्स्ट डे जो है इंडिया और कमिटमेंट एसडीजी में खत्म करूं। मतलब हम बड़े आराम से, मतलब आप ये समझिए मैं 2 दिन इसमें भी लूंगा, फिर 2 दिन जब इसमें ले लूंगा तो फिर इसके बाद जब ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा तब मैं इनके आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा और साथ ही साथ आंसर भी यही याद कराऊंगा, यही याद कराऊंगा। क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हैं, इस बैच को लेके एक्साइटेड हैं और 101% थोड़ी सी आप क्या करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे, ये एग्ज़ाम आप इजीली क्या कर लेंगे, फाइट कर लेंगे। तो उम्मीद है कि महादेव आपकी हेल्प करे। एज अ मेंटोर के रूप में मैं पूरी कोशिश करूंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और अभी तक अगर आपने लेक्चर देखा है तो आपने देखा होगा हमने सबको ग्रैप करके रखा है, कुछ बाहर नहीं जाएगा, है ना। तो आप बने रहिए किसके साथ, अनपढ़ के साथ, इसी तरह की और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए। लेकिन कल का टॉपिक होगा इंडिया कमिटमेंट टू एसडीजी, किस तरह से इंडिया एसडीजी को लेके आगे बढ़ रहा है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू।